हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ महामना अकेडमी। हम पढ़ रहे थे CUET UG की प्रिपरेशन के लिए सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें हमने अभी तक देखा सॉल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन यूनिट्स देखी हमने और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। तो आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर में आगे के जो आने वाले टॉपिक्स हैं हम उसे आज कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए वर्ड लिखा हुआ है डाइल्यूशन, कुछ सुना सुना लग रहा है ना। अभी हमने पिछले लेक्चर्स में ही पढ़ा डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के बारे में। बस वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है और उस पर बेस्ड हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए, हम उसे यहाँ पर देखेंगे। डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस में हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास एक बीकर दिया हुआ था और उसमें ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन हमारे पास रहेगा। सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें क्या रहेगा, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स रहेंगे। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, दोनों ही हमारे दिए हुए हैं। हम क्या कर रहे थे, इस बीकर में एक्स्ट्रा सॉल्वेंट का एडिशन कर रहे थे, है ना। एक्स्ट्रा सॉल्वेंट का एडिशन कर रहे थे, तभी तो हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन रहा था। एक्स्ट्रा सॉल्वेंट का एडिशन मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन करना, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस बनाना, है ना। सॉल्वेंट ऐड कर दिया, सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट किया हमने, सॉल्वेंट ऐड किया है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका वॉल्यूम जो है, इस बीकर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना। वॉल्यूम यहाँ तक पहुँच गया, क्या हो गया, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, हमने डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऐसे ही ना बनाया था पिछले क्लास में कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो बनाते कैसे हैं। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है सॉल्यूट की मात्रा से, हम उसे ही डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। तो चलिए इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं और इसमें कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं, इस पर बेस्ड फार्मूला क्या होगा, हम उससे इसमें जानने की कोशिश करते हैं। ये पिछले क्लास का पढ़ा हुआ है तो इसे नोट डाउन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सेंस भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक बीकर दिया हुआ है ना। एक बीकर है हमारे पास, इसमें बीकर तो ऑब्वियस ही बात है, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, खाली रहेगा नहीं। हमने क्या किया, बीकर में सॉल्यूशन लिया हुआ है जिसकी मोलैरिटी है हमारे पास M1, है ना। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है हमारे पास, M1। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, V1, है ना। इस सॉल्यूशन का हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, N1। नंबर ऑफ मोल्स इसका हो जाएगा N1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड करेंगे, तभी हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करना है, तो हम उसमें कुछ सॉल्वेंट की मात्रा ऐड करेंगे। हमने कुछ सॉल्वेंट लिया और इसमें हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया, इस बीकर में सॉल्वेंट ऐड कर दिया, जिसका क्या निकल के आया, हमारा वॉल्यूम बढ़ गया है ना। वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम पहुंच गया यहाँ पे, क्योंकि हमने सॉल्वेंट का एडिशन किया हुआ है इसमें। अब इस बीकर का मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए इस बीकर का मोलैरिटी हमारा M1 हो जाएगा, इस बीकर का नॉर्मेलिटी हमारा M2 विल बी द मोलैरिटी ऑफ दिस बीकर। M1 इस बीकर का मोलैरिटी है, तो M2 नए वाले बीकर का मोलैरिटी हो जाएगा, जिसमें सॉल्यूशंस फिल्ड हैं, पहले से कुछ फिल्ड थे, कुछ हमने सॉल्वेंट्स इसमें ऐड किए। इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, V2।
ठीक है, वॉल्यूम हमारा V2 हो गया है। अब इस वॉल्यूम को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस हमने क्या किया है, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसमें ऐड किया है। चलिए हम इसे कह देते हैं हमने इसमें x ml ऑफ सॉल्वेंट ऐड किया है, x ml ऑफ सॉल्वेंट हमने इसमें ऐड किया है। तो क्या हम इस बीकर का जो फाइनल वॉल्यूम निकल के आ रहा है, हम V1 प्लस x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं V1 प्लस x। कैसे, V1 इस बीकर का वॉल्यूम था, V2 इस बीकर का वॉल्यूम था, और हमने कुछ x अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसमें ऐड किया, हमारा निकल के आ गया V2 इक्वल टू V1 प्लस x। अब देखिए सॉल्यूट्स इसमें, इस वाले बीकर में सॉल्यूट, और सॉल्यूट इस वाले बीकर में, दोनों ही बीकर में हमारा सेम नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, सेम सॉल्यूट्स रहेंगे। हमने सॉल्यूट का कुछ एडिशन नहीं किया है, हमने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया है। सॉल्यूट वही था, सेम इस बीकर में भी, सेम इस बीकर में भी, सेम इस बीकर में भी, बस हमने इसका नंबर ऑफ मोल्स थोड़ा अलग रिप्रेजेंट किया क्योंकि बीकर चेंज हो गया है, वॉल्यूम चेंज हो गया है। इसका N1 है और इसका N2 है, लेकिन क्या हो रहा है, इसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इसमें भी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्यों, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमने तो कोई मास ऐड किया ही नहीं है, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स चल रहे हैं दोनों ही बीकर में, तो इससे हम लिख सकते हैं N1 इज इक्वल्स टू N2, है ना, N1 इज इक्वल्स टू N2। और हमें पता होता है मोलैरिटी क्या होता है, हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लिख सकते हैं ये मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो क्या हम यहाँ से N इज इक्वल्स टू MV लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। N इज इक्वल्स टू MV हो गया हमारा। अब अगर हम इस बीकर के लिए लिखें तो इस बीकर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल्स टू M1 V1, ठीक है, बिल्कुल सही। N1 इज इक्वल्स टू M1 V1। अब इस बीकर के लिए लिखे, हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल्स टू M2 V2, बिल्कुल इसके लिए भी लिख सकते हैं हम M2 V2। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, N1 इज इक्वल्स टू N2 है, तो क्या हम ये इज इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोनों को बराबर। हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लेते हैं। सो वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को देखिए तो हम लिख सकते हैं M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। और V2 हमारा कितना है, V1 प्लस x, यहाँ से क्या हो जाएगा M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 इन ब्रैकेट V1 प्लस x। क्यों, क्योंकि V2 की वैल्यू किसके बराबर थी, V1 प्लस x के। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 इन ब्रैकेट V1 प्लस x। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, पिछले अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बेस पर एक क्वेश्चन भी मिल गया हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, what volume of H2O should be added to 500 ml 2 molar NaOH solution so that molarity is reduced to 0.5 molar।
पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए क्या बोल रहा है, What volume of H2O should be added to 500 ml 2 molar NaOH solution। हमारे पास एक 500 ml का सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें 2 मोलर NaOH पहले से मौजूद है, उसमें मिक्स है। अब क्या बोल रहा है, हमें एक नया सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी होने वाली है 0.5 मोलर। अब उसमें हम कितना वॉल्यूम ऐड करें कि उसकी मोलैरिटी हम बना दें 0.5 मोलर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास V1 है, ये हमारे पास M1 है और हमारे पास M2 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, अगला वॉल्यूम। हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में क्या है, हमारे पास 500 ml सॉल्यूशन है, 500 ml सॉल्यूशन है और इसकी मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 2 मोलर। हमने एक नया सॉल्यूशन बनाया इसी की मदद से, जिसकी मोलैरिटी हमारी निकल के आई 0.5 मोलर। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा हमें वो पता करना है। अभी पीछे हमने पढ़ा डाइल्यूशन का केस, सेम यहाँ पे हो रहा है डाइल्यूशन का केस। लिखा हुआ है ना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2O शुड बी एडेड। क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऐड हो रहा है, तो मतलब सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है, वॉल्यूम ऐड हो रहा है मतलब डाइल्यूशन हो रहा है। हमने पीछे पढ़ा अभी M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ था, ये M1 दिया है, M1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है, V2 पता करना है। M1 कितना है, 2 मोलर, वॉल्यूम कितना है 500 ml, M2 कितना दिया हुआ है 0.5, वॉल्यूम क्या है पता करना है। क्या हम यहाँ से वॉल्यूम पता कर लेंगे इजीली। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.5, इट इज़ इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा यहाँ से वॉल्यूम। V2 निकल के हमारा 2000 ml आ गया। 2000 ml मतलब कितना, 2 लीटर, है ना। ऑप्शन में दिया रहेगा 200 ml, 20,000 लीटर, है ना, 2 लीटर सब दिया रहेगा, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 लीटर। वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा, 2 लीटर। इतना समझ आया। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नॉर्मेलिटी का, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नॉर्मेलिटी का हमारे पास फॉर्मूला था और इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तो हमारे पास फॉर्मूला है, जिसके 3 फॉर्मूले हमारे पास दिए हुए हैं, जब मास दिया हो, जब वॉल्यूम दिया हो और जब आयंस के पार्टिकल्स दिए हो। हम एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से निकालते हैं, और वॉल्यूम वाला हम वॉल्यूम की हेल्प से निकालेंगे और मास वाला मोलर मास की हेल्प से निकालेंगे। अब बात आती है कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। हमारे पास अलग अलग, मान लीजिए क्वेश्चन में एसिड्स दे दिया है, बेसिस दे दिया है, सॉल्ट्स दे दिया है, तो उसमें हम वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले उसको सीख लेते हैं हम। वैलेंसी फैक्टर है ना, वैलेंसी फैक्टर हम सीख लेते हैं। वैलेंसी फैक्टर निकालना हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। छोटा सा कॉन्सेप्ट है वैलेंसी फैक्टर का, वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे आगे के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। देखिए अगर हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए एक तो होता है एसिड्स, एक होता है बेस और एक होता है सॉल्ट्स, है ना। एसिड्स में क्या होता है, मेनली H+ का कंसनट्रेशन होता है। बेसिस में क्या होते हैं, OH का कंसनट्रेशन होता है, OH- आयन का। सॉल्ट्स में क्या होते हैं, अब उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है। कार्बोनेट रहेगा तो कार्बोनेट उसका डिसाइड करेगा, सोडियम डिसाइड करेगा, क्लोराइड डिसाइड करेगा।
पहले हम एसिड्स के लिए देख लेते हैं इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे। टेबल बनाते हैं हम, एक टेबल, ठीक है, टेबल बनाएंगे पहले हम, उससे हम लर्न कर लेंगे वैलेंसी फैक्टर सबका। पहला एसिड हम लेते हैं HCl, है ना, HCl। HCl किस में टूटता है, H प्लस प्लस Cl माइनस। इसका वैलेंसी फैक्टर कौन डिसाइड करेगा, H प्लस आयन। यहाँ पे H प्लस आयन कितने हैं, 1, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर हो जाएगी 1। दूसरा एसिड ले अगर हम, देखिए एसिड्स में सिर्फ हम H प्लस देखेंगे, बेसिस में OH माइनस, सॉल्ट जब आएगा हम सॉल्ट का देखेंगे, H2SO4। नेक्स्ट एसिड लेते हैं हम H2SO4। H2SO4 किस में टूटता है, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 इन्वॉल्व है। नेक्स्ट लेते हैं एसिड हम H3PO3। अब H3PO3 किस में टूटता है, H3PO3 हमारा टूटता है 2H प्लस प्लस HPO3 माइनस, है ना, HPO3 माइनस में टूटता है हमारा। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। कैसे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, वैलेंसी फैक्टर हमारा क्या हो गया, 2। अब चलिए बेसिस का देख लेते हैं हम, यही साइड में बेस का भी देख लेते हैं। टेबल बनाते हैं फिर से, बेस और दूसरी तरफ उसका वैलेंसी फैक्टर। बेस, बेस में क्या होता है, NaOH होता है, CaOH होल ट्वाइस होता है, अल्मोनियम होता है विथ OH थ्राइस। पहला बेस लेते हैं NaOH, है ना। NaOH किस में टूटता है हमारा, NaOH टूटता है हमारा Na प्लस प्लस OH माइनस। बेसिस हम कैसे डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन से। हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे कितना है, एक ही यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है तो वैलेंसी फैक्टर हो गया यहाँ पे 1। अब देखते हैं हम इसका वैलेंसी फैक्टर, ये किस में टूटेगा हमारा, कैल्शियम ड्राई हाइड्रोक्साइड टूटेगा हमारा, कैल्शियम 2 प्लस प्लस, ये टूटेगा हमारा कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2OH माइनस। अब देखिए, अब इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं, 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। बस बेसिस में हम हाइड्रोक्साइड आयन देखते जाएंगे, वो कितने में टूट रहा है, वो उसकी वैलेंसी फैक्टर हो जाएगी। नेक्स्ट इसी में हम देख लेते हैं फटाक से, एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यहाँ आयन कितने हैं, यहाँ पे 3 प्रेजेंट हैं। अब इसे तोड़े अगर हम, कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम 3 प्लस प्लस 3OH माइनस। कितने OH माइनस आयन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, 3 इन्वॉल्व हैं, वैलेंसी फैक्टर भी 3 हो जाएगा। OH माइनस आयन पे डिपेंड करता है वैलेंसी फैक्टर बेसिस की। अब यहीं पर हम सॉल्ट का भी देख लेते हैं, कुछ सॉल्ट्स के एग्जांपल है मेरे पास, आप लोग ये नोट करते हुए चलिएगा। होप सो आप सब अपनी नोटबुक पे नोट कर रहे होंगे। बस यहाँ पे चेंज कर देना है सॉल्ट, बेस हटा के सॉल्ट। क्या ले रहे हैं हम, सॉल्ट, है ना, सॉल्ट ले रहे हैं हम। सॉल्ट के एग्जांपल क्या होते हैं, NaCl होते हैं, सोडियम कार्बोनेट होता है। पहले हम NaCl ले लेते हैं, NaCl को तोड़ते हैं। अब देखिए सॉल्ट में हमारा डिपेंड करेगा कि इसमें कितने आयंस क्या होते हैं, कैटायंस और एनायंस होते हैं। NaCl में देखिए हम कैसे डिसाइड करेंगे, NaCl हमारा टूटता है कैसे, Na प्लस में टूटता है प्लस Cl माइनस में टूटता है। इसकी वैलेंसी फैक्टर, सॉल्ट की वैलेंसी फैक्टर NaCl की डिपेंड करेगी नंबर ऑफ सोडियम आयंस पे। नंबर ऑफ सोडियम आयंस कितने हैं यहाँ पे, 1 है, इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी सॉल्ट है हमारा। सोडियम सल्फेट किस में टूटता है? 2 सोडियम आयंस में प्लस SO4 2 माइनस आयंस में। देखिए सॉल्ट की वैलेंसी फैक्टर जो है वो हमेशा नंबर ऑफ कैटायंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, उस पर हमारा डिपेंड करता है इसकी वैलेंसी फैक्टर। तो इसमें नंबर ऑफ कैटायंस, कैटायन क्या है? सोडियम कैटायन है, सल्फेट क्या है? एनायन है। तो इन दोनों में कैटायन कौन सा है? सोडियम है। वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इजी है, हम कर लेंगे इससे। सॉल्ट दिया रहेगा, उसकी वैलेंसी फैक्टर पता करना है तो कैसे पता करेंगे? एसिड दिए हैं, उसकी वैलेंसी फैक्टर कैसे पता करेंगे? बेसिस में वैलेंसी फैक्टर पता करने के बाद हम उससे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। बहुत इजी है। वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पता रहेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा, वॉल्यूम दिया रहेगा क्वेश्चन में, उससे हम नॉर्मेलिटी पता कर लेंगे। और नॉर्मेलिटी पे बेस्ड और जो क्वेश्चंस थे काफ़ी टफ थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। तो होप सो आपको इतना समझ आया होगा। अब हम आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं। अब देखिए आगे का टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी से हम क्या समझ रहे हैं? सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूबल, है ना? सॉल्यूबल 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 से क्या समझ रहे हैं हम? घुलना, है ना? कितना घुल रहा है, किस तरह से घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, वो सारी चीज़ें हम सॉल्युबिलिटी में देखेंगे। अब सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूबल, कितना वो डिज़ोल्व हो रहा है। सॉल्यूबल बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसमें इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे, है ना? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमारे सॉल्युबिलिटी में इन्वॉल्व रहेंगे। तो चलिए सॉल्युबिलिटी की हम एक जनरल स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। हम लिखेंगे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम को मैक्स लिख रही हूँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute dissolved in given amount of solvent। किस में डिज़ोल्व होगा? गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट जनरली कितना लेते हैं हम? जनरली 100 ग्राम, जनरली 100 ग्राम। It is defined as the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent, generally 100 gram, at a given temperature, when dynamic equilibrium is achieved। कब हो रहा है? जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो जा रहा है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बिटवीन कब? बिटवीन डिसॉल्यूशन प्रोसेस, है ना? बिटवीन डिसॉल्यूशन प्रोसेस। देखिए सॉल्युबिलिटी कब होती है? जब हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होता है डिसॉल्यूशन और सॉल्यूशन प्रोसेस में। तो डिसॉल्व होगा या तो नहीं डिसॉल्व होगा, उससे हमारे क्या होती है? सॉल्युबिलिटी अचीव होती है। हम कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जा रहा है हम उसी को उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं।
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए इससे हम समझेंगे कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ सॉल्यूट दिया हुआ है प्लस सॉल्वेंट दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम, हमने क्या बोला यहाँ पे, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोल्यूशन प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस के बीच में क्या हो रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम अराइव हो रहा है। देखिए अब इक्विलिब्रियम क्यों बोले, या तो ये डिसॉल्व हो सकता है या तो ये वापस से सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आ सकता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो ये डिसोल्यूशन की तरफ जाएगा, है ना, सॉल्यूशन में बनाने जाएगा। अगर हम टेम्परेचर रिवर्स बैक लाएँ, टेम्परेचर कम करते जाएँ तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्रिस्टलाइज होना शुरू होगा, क्रिस्टलाइज होना शुरू होगा मतलब जमना शुरू होगा। तो उससे क्या होगा, हमारा सॉल्यूट अलग होता जाएगा, सॉल्वेंट अलग होता जाएगा। या तो हम एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे हम सॉल्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं, समुद्र से ऑब्टेन करते हैं। कैसे, समुद्र से पानी उठाते हैं, उसे इवेपोरेशन करवाते हैं, हमारा सॉल्ट अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। ये भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है सॉल्यूशन में, ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। तो सॉल्यूट है सॉल्वेंट हम सेपरेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, सॉल्यूट बनाने की तरफ, क्रिस्टलाइजेशन की तरफ आ रहा है मतलब जमने की तरफ। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग करने की तरफ आ रहा है ये, ठीक है। देखिए हमने पढ़ लिया सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, उसकी डेफिनेशन देख ली हमने। तो चलिए अब अगर हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, अब हम उसकी यूनिट कैसे पता करेंगे, यूनिट कैसे पता करेंगे। अभी डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स के, कंसंट्रेशन टर्म्स के हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स देखे। तो अब सॉल्युबिलिटी का कंसंट्रेशन यूनिट क्या होता है। सॉल्युबिलिटी हमेशा जो यूनिट रहता है सॉल्युबिलिटी का, वो हमेशा ग्राम पर लीटर, है ना, ग्राम पर लीटर में रहेगा या ग्राम पर लीटर, जो कि एक स्टैंडर्ड है। सॉल्युबिलिटी हमेशा ग्राम पर लीटर में ही एक्सप्रेस करते हैं। मोल पर लीटर भी कह सकते हैं, मोल पर लीटर, है ना, यूनिट। अब अगर हमारा ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, मोल पर लीटर में दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी, तो हम उसे कहेंगे क्या। चलिए देखते हैं, पहले इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, आप सब लोग ने इसे नोट कर लिया होगा अपने नोटबुक्स पे। यहीं पे हम देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सॉल्युबिलिटी के अंदर जो जानना बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चंस में आएंगे ही आएंगे, है ना। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम रिलेशन बिटवीन केएसपी एंड सॉल्युबिलिटी देखेंगे। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए आता है हमारा, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी इज गिवन, किस में दी हुई है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज गिवन इन ग्राम पर लीटर, है ना। सॉल्युबिलिटी किस में दी हुई है, ग्राम पर लीटर। देन क्या होगा ये, देन इट इज द मैक्सिमम, इट इज द, क्या हो जाएगा, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हमारी सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दी रहेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए अगर हमारी सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में दी रहेगी तब हम उसे क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी
अगर हमारी सॉल्युबिलिटी इज गिवन इन किस में दी हुई सॉल्युबिलिटी, मोल पर लीटर, देन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पहले पढ़ा हुआ लग रहा है, कंसंट्रेशन यूनिट्स हमने पढ़ी थी, ग्राम पर लीटर ही पढ़ा हुआ लग रहा था, तो वो क्या बन गया था, स्ट्रेंथ बन गया था। अब ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी होता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी इज गिवन इन मोल पर लीटर, देन इट इज द, क्या हो जाएगा, इट इज द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। मोल पर लीटर में दिया था तो हम क्या बोल देंगे उसे, मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में दी है हम उसे बोल देंगे मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दी है हम उसे क्या बोल देंगे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ से बन के आ गया हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। होप्स आप सबने इसे नोट कर लिया होगा। अब चलिए इसी में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है, जिसे हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन केएसपी एंड सॉल्युबिलिटी। केएसपी हमने पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी का कांस्टेंट केएसपी, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है हमने, बस हम उसी को यहाँ यूज़ करेंगे। होप सो आपने इसे नोट कर लिया होगा। ये सब मैं हटा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है वो रिलेशन। हम क्या बोलेंगे उसे, टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन KSP and solubility। रिलेशन बिटवीन KSP and solubility। चलिए देखते हैं हम, हमारे पास एक यहाँ पे सॉल्ट दिया हुआ है AXBY, है ना। सॉल्ट क्या है हमारे पास, AXBY, किस में टूट रहा है वो, x ऑफ A की पावर y प्लस, और किस में टूट रहा है, इतना बड़ा नहीं लिखना है, ये थोड़ा छोटा रहेगा, y की पावर प्लस YB की पावर x माइनस, है ना। हमारा सॉल्ट है जो कि टूट रहा है इसमें अपने अपने कैटायंस और एनायंस में। अब चलिए इस सॉल्ट का हम सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं, लेट S मोल पर लीटर इज द सॉल्युबिलिटी। रिलेशन निकालना है तो हम सॉल्युबिलिटी तो ज़रूरी लेंगे, KSP और सॉल्युबिलिटी के बीच का रिलेशन निकालना है, तो लेट S मोल पर लीटर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, क्या सॉल्ट है, AXBY, है ना। ये इसका सॉल्युबिलिटी है सॉल्ट का। अब हमारा इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा और इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, क्या हम इसका सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं, XS मोल पर लीटर, इसका सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं YS मोल पर लीटर, ऐसा क्या हम लिख सकते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी और इसकी सॉल्युबिलिटी। तो चलिए जब ये प्रोसेस होगा इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम प्रोसेस जब यहाँ पर ये होगा तब इसके लिए एट इक्विलिब्रियम पे क्या इक्वेशन बन के आएगी, देखिए एट इक्विलिब्रियम K इज इक्वल्स टू, हमारे पास K क्या दिया हुआ है, AX की पावर Y, है ना, AX की पावर Y इंटू BY की पावर X, वो हम यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है।
डिवाइडेड बाई ax by। ठीक है, हम सही जा रहे हैं इस पे। अब हम आगे लिखते हैं इसमें, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये चल रहा है। अब के ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स का पावर वाई और बी वाई का पावर एक्स। ठीक है, बी वाई का पावर एक्स। अब क्या हम इसे, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी चल रहा है तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, सॉल्यूबल हो जाते हैं सारे। इक्विलिब्रियम प्रोसेस किस में राइज हो जाता है, अभी पीछे पढ़ा हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। सॉल्युबिलिटी हो रही थी यहाँ पे, बी वाई इज इक्वल्स टू के एस पी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, के एस पी लिख देंगे। अब चलिए उसको हम यहाँ उठा के लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे के एस पी इज इक्वल्स टू ए एक्स का पावर वाई बी वाई का पावर एक्स, ये हो जाएगा। अब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, एक्स एस का पावर वाई, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, वाई बी, सॉरी बी नहीं एस चलेगा, वाई एस का पावर एक्स हो जाएगा। सही जा रहा है हमारे यहाँ से। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना। यहाँ से लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस का पावर एक्स हो जाएगा। ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, बी एक्स माइनस, ये कुछ नहीं है, बी एक्स का पावर वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए वाई बी एक्स का पावर वाई हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये पावर ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा y, ये पावर यहाँ हो जाएगा x। पावर x y। ठीक है, अब सही चल रहा है ये हमारा। यहाँ भी y कर लीजिए और ये x हो जाएगा, यहाँ पे x कर लीजिए, यहाँ पे y हो जाएगा। सही जा रहा है। अब ये इसको यहाँ पूरा सही कर देता है। सही जा रहा है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कितनी हमने सॉल्युबिलिटी रखी है यहाँ पे, एक्स एस का पावर एक्स हो जाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, बी एक्स वाले की सॉल्युबिलिटी हमने कितनी निकाली है, वाई एस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई एस का पावर वाई। अब सही चल रहा है ये हमारा बिल्कुल इक्वेशन, यहाँ हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे इस ब्रैकेट को खोलना शुरू करें, हम यहाँ अगर चले तो के एस पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x का पावर x, s का पावर x और y का पावर y और s का पावर y। सही चल रहा है हम लोग। अब यहाँ से अगर हम लिखें के एस पी इज इक्वल्स टू एक्स का पावर x, y का पावर y,
s का पावर x प्लस वाई। सही चल रहा है हम यहाँ पे, दोनों का यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस सेम करके पावर का हम एडिशन कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले केस में। जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो हम एडिशन कर देंगे यहाँ पे। देखिए हमारा यहाँ पे रिलेशन निकल के आ गया KSP और सॉल्युबिलिटी के बीच का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन। हमने कुछ नहीं किया है, हमने एक सॉल्ट लिया है AX/BY, हमने उसे तोड़ दिया अपने अपने एलायंस कैटायंस में, फिर हमने उस पर एक इक्वेशन लिख ली। क्या इक्वेशन है? AY का पावर x, BX का पावर y, और नीचे AX/BY सॉल्ट चल रहा है हमारा। हम इसी धर ले गए एट इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे, KX/BY हो गया। हमने एट इक्विलिब्रियम प्रोसेस सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी का जो कांस्टेंट होता है वो इसके बराबर हमारा हो जाएगा, KSP के बराबर हो जाएगा। हमने यहाँ KSP लिख दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ तक तो सेम चल रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया है, AY की जो सॉल्युबिलिटी थी हमने वो लिख दी, है ना। AY की जो सॉल्युबिलिटी थी हमने वो लिख दी, BX की जो सॉल्युबिलिटी थी हमने वो लिख दी यहाँ पे, और ब्रैकेट ओपन किया, KAX/BY इज इक्वल्स टू KSP। KSP की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे, यहाँ KSP रखा, और AX/BY हमने ब्रैकेट ओपन किया और रिलेशन पता कर लिया KSP और सॉल्युबिलिटी के बीच का रिलेशन। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा सॉल्युबिलिटी और KSP के बीच का, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें KSP दी रहेगी और हमसे सॉल्युबिलिटी पूछेगा। मैं क्वेश्चन लाई हूँ उसके बेसिस पे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्युबिलिटी के बेस पे, बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ़ KSP ऑफ AgCl एट 27 डिग्री सेल्सियस is 4 into 10 to the power minus 16. Find the solubility of AgCl in, पहला बोला है मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर। पहले हम इसको नोट ही कर लेते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए हम इसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ KSP ऑफ AgCl at 27 डिग्री सेल्सियस इज 4 into 10 to the power of 16. फाइंड, क्या बोल रहा है, फाइंड सॉल्युबिलिटी, फाइंड सॉल्युबिलिटी AgCl का। हमारे पास मोलर मास दिया हुआ कितना है, 143.5 ग्राम। मोलर मास हम वैसे भी निकाल लेते हैं। AgCl सिल्वर का मास कितना होगा, क्लोराइड का मास कितना होगा, दोनों का ऐड करके 143.5 आएगा। देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है सॉल्युबिलिटी पता कर लिए इन मोल पर लीटर। एक बार इसमें सॉल्युबिलिटी पता करिए और एक सॉल्युबिलिटी पता करिए इन ग्राम पर लीटर। हमने देखा सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में भी होती है, ग्राम पर लीटर में भी होती है। जो अभी कुछ टाइम पहले हमने KSP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन पढ़ा, वो सॉल्युबिलिटी पता करना था किसमें, मोल पर लीटर में। वो सॉल्युबिलिटी किस में रहेगी, मोल पर लीटर में। अभी जो KSP और सॉल्युबिलिटी के बीच का रिलेशन निकाला वो मोल पर लीटर में रहेगी। अगर हमसे सॉल्युबिलिटी पूछेगा ग्राम पर लीटर में, कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी किसमें, सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बस इतना ही करना है। ये फॉर्मूला है सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में पता करने का। मोलर
सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर जितनी दी रहेगी उसको हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है AgCl। अब हम क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी कैसे पता कर रहे थे हम, आयंस को तोड़ के, तो यहाँ भी हम सेम काम करेंगे, AgCl को तोड़ेंगे। AgCl किस में टूटेगा, यहाँ छोटा सा देख लेते हैं, AgCl है ना, हाँ AgCl किस में टूटेगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि Sp इज इक्वल्स टू x का पावर x, y का पावर y, s का पावर x प्लस y। देखिए यहाँ पे x कितना है, अभी पिछले इक्वेशन में पढ़ा हमने ax by, x यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे 1 है, तो क्या हम के Sp के लिए अगर यहाँ पे सॉल्व करें, इसमें क्या हो रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, y इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, कि Sp का हमारे पास रिलेशन क्या है, ये दिया हुआ है कि Sp का रिलेशन ax y y s का पावर x प्लस y है, x कितना है 1 है, 1 है, y कितना है 1 है ना, s का पावर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू s स्क्वायर। कितना आ रहा है इसकी सॉल्युबिलिटी, एस स्क्वायर, के एस पी का वैल्यू, के एस पी हमारा आ रहा है एस स्क्वायर, के एस पी दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -16, किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा के एस पी, एस स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -16, रूट खुलेंगे कितना जाएगा हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, किस पे, मोल पर लीटर में, है ना। सॉल्युबिलिटी हमारा आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 मोल पर लीटर। अब बस इसको ग्राम पर लीटर में कैसे पता करेंगे, इसी में क्या करना है हमें, सॉल्युबिलिटी इसका हम यहाँ निकाल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 मोल पर लीटर इंटू मोलर मास कितना दिया हुआ हमारा, यहाँ इंटू कर लेते हैं, इंटू मोलर मास इज 143.5 सिल्वर का मोलर मास। बस ये हमारा सॉल्युबिलिटी निकल के आ जाएगा ग्राम पर लीटर में। है क्वेश्चन इजी, सॉल्व हो गया ये हमारा। सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में भी हमने निकाल लिया, सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में भी हमने निकाल लिया। अब देखिए सॉल्युबिलिटी निकाली हमने, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।